अरे करवा। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, आपने लास्ट क्लास में कौन से क्वेश्चंस करे थे, ग्रेटेस्ट पे बेस्ड, है ना। तो एक तो आज आपको मैं कुछ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, और सेकेंडली कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको ग्रेटेस्ट पे भी कराऊंगा। और ये आज का इस तरीके का लास्ट ही होगा, जिससे कि आपको ये भी दिखा देंगे जे मेन और एडवांस में किस तरह क्वेश्चन से बने हुए। और शायद क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मैंने आपको इसका वीडियो दे दिया था, अगर आपने किया है तो। और यस शायद सर। मेरे समझ में आ गया होगा अगर जिस तरह से मैंने पढ़ाया था। बताइए, क्लियर हो गया था यस या सर। नहीं? सर बस उसमें वो समझ नहीं आया कि जो पोर्शन में हमने दो केसेस में डिवाइड किया था उसे। दो केसेस क्यों करने पड़ेंगे मेरे बच्चे? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बदल जाती है हर इंटीजर के पास। तो 1 से लेके 3 के बीच में एक 2 इंटीजर आएगा, तो एक तो 1 से लेके 2 तक चलना पड़ेगा, एक 2 से लेके 3 तक चलना पड़ेगा। नहीं समझे? अगर x मेरा 1 से लेके 2 तक रहेगा, तो यहाँ पे तुम्हें ग्रेटेस्ट की वैल्यू 0 मिलेगी ना, ग्रेटेस्ट ऑफ दिस 1 मिलेगी, सॉरी, है ना। यस सर। और अगर मैं यहाँ से 2 से लेके 3 तक गया, तो इससे ग्रेटेस्ट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। तो 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पे इंक्लूड करना। देखो, यही तो सीखना है हमें। अगर हम इन चीजों को नहीं सीखेंगे तो हम कैसे रेंज के क्वेश्चन कर पाएंगे? कि केस 1 तो हमारा शायद ये गया होगा, जिन बच्चों ने किया, केस 2 ये गया होगा, मैंने वीडियो में आपको ये बात समझाई है। तब कहीं यस। जाके जो है ये क्वेश्चन हो पाएगा। एक मिनट वेट। नहीं, आज क्लास है, मैंने कहा। हाँ, तो इस तरह से दो केसेस में आपको फिर ये क्वेश्चन बन ही जाएगा। ये y इक्वल टू एक बार एफ एक्स जो मिलेगा, या जिसे आप y बोलते हो, तो एक तब मिल जाएगा। इस केस में 1 बनेगा, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और याद करो, क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इसकी रेंज मैंने कहा था ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा बताएगा इसकी रेंज डायरेक्टली क्या होती है? सर माइनस हाफ से हाफ। वेरी गुड, क्योंकि मैंने बताया था एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी रेंज तो सीधा माइनस हाफ से हाफ आ गई ना। इंक्लूड नहीं होगा हाफ, क्यों नहीं होगा ना? माइनस हाफ, क्योंकि 1 पे ही हाफ देता है और -1 पे माइनस हाफ देता है, इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। एक तो ये जाएगा रेंज के अंदर जरूर, या नहीं? हेलो। और क्योंकि इसमें यस 2 से सर। मल्टीप्लाई हो गया है, तो ट्वाइस ऑफ दिस, ये -1 to 1 बन जाए। तो पूरा क्वेश्चन उससे ही कराओगे क्या? आगे चलूं, मुझे जो पढ़ाना है बता दूं, आप वीडियो में एक बार देख लेना, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है। क्लियर? अरे बोलो, क्लियर ना? यस सर। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्चर पार्ट बताते हैं और आपको ये क्वेश्चन कराते हैं डोमेन और रेंज से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि फ्रैक्चर पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन क्या होता है, क्योंकि सबको मैंने शायद ये पहले करा दिया, फिर भी याद दिलाता हूँ। जो फंक्शन ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्चर पार्ट ऑफ एक्स होता है, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा 0 से लेके 1 तक रहती है, यानी कि कहने का मतलब इसका रेंज। और इसका डोमेन क्या होता है बेटा? एनी रियल नंबर। अगर याद हो तो इसका कर्व कैसे बनता था? ध्यान आ रहा है नहीं? यस सर। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आती थी, याद है? सॉरी, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, ये बिल्कुल इसके नीचे स्टार्ट होगी ना। जैसे ये गया 0, फिर 1 आया, फिर इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे यहाँ से स्टार्ट हुई, और फिर उसी स्लोप की सेम लाइन बन गई। बहुत ध्यान समझना, जिन्होंने पढ़ रखा उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्हें तो, उनके लिए तो समझ की बात ही नहीं है। प्लीज मेरी बात को सुनना, जो बोलने वाला हूँ, और बहुत अच्छी बात बोलूंगा। अगर किसी बच्चों को याद हो तो मुझे बताना कि हाँ सर, मुझे ये बात याद थी, ठीक है। तो यार, ये हर बार स्लोप बिगड़ जाता है। सबका स्लोप कितना होता है बेटा, इसमें बताओ? 45। 45 नहीं, स्लोप -1 होता है। 45 तो एंगल होता है, tan थीटा होता है स्लोप, ठीक है। कोई बात नहीं। यहाँ 1 तक है, 0 से ये 2 3 -1 -2। मैं 2-3 बातें एक्सप्लेन करूंगा। एक तो डिसकंटिन्यूस है कहाँ पे? एट x इक्वल टू आई पे। हर जगह आई पे जाके टूट गया। 0 1 2 3 -1 2 3। और इसका जो y पे अगर कर्व को देखें कितना फैला हुआ है, तो उस समय क्या मिलेगा? इसका रेंज। तो इसका रेंज क्या है? 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड। 0 से लेके 1 तक, 1 ओपन, ये इसका रेंज है। यानी कि ग्रेट फ्रैक्चर पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, जैसा आपको ऊपर नजर आ रहा है। सेकेंड थिंग, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, ये पक्की बात है, वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है।
एट x इक्वल टू 1 आई। अभी ज्यादा मत सोचना, बस ये समझ लो, एक बात बोल दी मैंने और आपने याद कर ली कि जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे डेफिनेटली वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, यानी वहां पे उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स टू थिंक अबाउट इट। बस इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएबल जहां पे कंटिन्यूअस होता है वहां पे डिफरेंशिएबल जरूर होगा, इसके अलावा कुछ मत सोचना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जो जिसकी वजह से मैंने ग्राफ बनाया, अदरवाइज मैं ग्राफ नहीं बनाता है, वो बात सुनो। ये जो स्ट्रेट लाइन है कहां से पास हो रही है बेटा? ओरिजिन से। स्लोप आप बोले थे इसका स्लोप कितना बेटा? m इक्वल टू 1, और सारी लाइन है पैरेलल, क्योंकि ये एंगल सारे क्या बनाते हैं 45, तो सबका स्लोप क्या है 1। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना? अरे बात ठीक कह रहा हूं? तो इसका स्लोप तो हो गया 1, और सी पार्ट y एक्स पे कितना कट कर तो 0 हो गया। जरा इसकी इक्वेशन देखो, y इक्वल टू, या ऐसे भी सोच सकते हो कि y इक्वल टू एक्स तो आएगा ही आएगा। अब c की वैल्यू कितनी आनी है? c की वैल्यू आएगी 1 पे, ये 0 बनना चाहिए, तो x को 1 रखे तो y की वैल्यू 0 कब आएगी? जब ये कितना हो -1। लाइन बन गई। आप सोचो मैंने कितना आसानी से बताया। स्लोप तो मुझे पता है, तो वो तो m1 है, और यहाँ पे c कैसे बनेगा कि सर आप ये सोचो कि 1 0 से पास होगा, तो 1 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, दोनों तो बराबर करने के लिए आपको -1 करना पड़ेगा। नहीं समझ में बात? एक बार और बताओ, बोलो। यस सर, दोबारा बता दीजिए। एक बार और सुनो। अब जैसे मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो देखो मेरा स्टाइल देखो, y इक्वल टू mx तो आएगा ही आएगा या नहीं? अब एक कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या हो सकता है कि सर ये 2,0 से शॉर्ट पास करेगी, कर नहीं करेगी? बताओ, ये तो दिख रहा है। अब बताओ, अगर मैं x को यहाँ 2 और y को यहाँ 0 रखूं, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? लेफ्ट और राइट। जब यहाँ क्या लिखूंगा? -2 लिखूंगा, तो ये सेटिस्फाई करके इसकी इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन सिमिलरली क्या बनेगी? y इक्वल टू एक्स, स्लोप तो 1 है, तो y इक्वल टू mx। c कैसे निकलेगा कि सर ये लाइन 3,0 से पास होती है, तो 3,0 रख के देखो ये कब बैलेंस होगा? जब c की वैल्यू क्या बने? -3। तो ये वाली इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी, y इक्वल टू एक्स -3। बताइए कुछ है? तो मैं यहाँ पे एक बात समझना चाह रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू एक्स। जब देखो यहाँ पे माइनस करते हो, 3 को माइनस करते हो, यहाँ पे किसको माइनस करते हो? 2 को माइनस करते हो, यहाँ पे किसको माइनस करते हो? 1 को माइनस करते हो, तो यहाँ पे -1 को माइनस कर दो, +1। यहाँ पे -1 को, -2 को माइनस कर दो, y इक्वल टू एक्स, -2 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस समझ में आया? तो इन जनरल मैं कह सकता हूँ हर लाइन की इक्वेशन, इन जनरल ईच लाइन इक्वेशन इज y इक्वल टू एक्स माइनस आई। कितना आसान हो गया यार, ये याद कर लो ना यार, ये याद कर लो, काम ही खत्म हो जाएगा सारा का सारा। जैसे ही आपने याद करा तो कितनी अच्छी बात दिमाग में रह गई। सर ये हमारा वो आई है, ये जो यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ ना, ये वो इंटीजर है। तो आप देख रहे हैं x-1 ये बन गया, समझ रहे हो? जहां से 1 से पास हो रही है, ये मेरा आई का काम कर रहा है। ये क्या हो गया? x-2, ये मेरा आई का काम कर रहा है, x-2 दिख गया। y इक्वल टू, अरे y इक्वल टू x-1, x-2, x-3, तो इक्वेशन भी लर्न हो गए। तो ये मैंने ये पूरा बता दिया, इसके बारे में डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, हर लाइन की इक्वेशन बता दी, अलग अलग x के लिए कहाँ क्या वैल्यू मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन बनने वाला है, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं, कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं। इससे ज्यादा इसके बारे में शायद कुछ नहीं बताया सकता। और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एवरीवेयर। जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हर x के लिए y की वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है? अब इसको तो हटा दो बेटा, इसको हटा दो, यहाँ तक क्लियर है? कुछ बच्चे समझते हैं कि हमें आता है, अरे आता तो सबको ही है, मुझे भी आता है। बात यह है कि जब आने के बाद आप वहां क्वेश्चन कितना कर पाते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, हमेशा बोलता हूँ। अब कहता है डोमेन एंड रेंज, तो ये बात शायद आपको पता होगी कि x कोई भी नंबर कैसे बनता है? ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही होता है। ये तो इंटीग्रल पार्ट हो, इंटीग्रल पार्ट होता है, और ये क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो तभी तो पूरा नंबर बनेगा। जैसे अब मैं कहने लगूं कि 2.6 है, तो 2 इसका इंटीग्रल पार्ट है, 0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसी लाइन से कि हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या ले सकते हैं? इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, क्या मिलेगा बेटा? x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, ठीक है? तो मुझे यार ये कहीं दिखाई दे रहा है, अगर क्वेश्चन में देखो कहीं दिखाई दिया? यस सर, ऊपर न्यूमरेटर में। तो x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x को मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूँ,
और इसमें से अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी फिर से x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x फॉर्म हो जाएगा। तो इसको लिखा 1 माइनस, समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ये बताओ भाई, ऊपर भी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो गया, यहाँ 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ गया। अब आई डोमेन की बात। सबसे पहले हम डोमेन की बात करेंगे, फिर हम रेंज की बात करेंगे, ठीक है? देखो हर क्वेश्चन सेम नहीं होता, दैट इज अनदर थिंग, बट हर क्वेश्चन में कंसेप्ट सेम हो सकता है। अगर फ्रैक्शन पार्ट की बात करेंगे तो कंसेप्ट फ्रैक्शन पार्ट का जो है वो वही सेम एप्लीकेशन में आना है। तो अप्लाई करने के लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मस्ट ट्राई, नहीं करोगे तो आप हार जाओगे। अब बताइए जी, डोमेन में क्या बात करूं कि सर न्यूमिनेटर देखना ही नहीं डोमेन के अंदर। किस पे पहुंचे? डिनोमिनेटर पर। जब डिनोमिनेटर पहुंचे तो उसके अंदर लिखा था 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए बेटा? जीरो नहीं होना चाहिए। यानी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तो 1 होता ही नहीं है, अभी बताया था, वो तो 0 से 1 एक्सक्लूड तक होता है ना। यस सर। 0 से 1, बिटवीन 0 to 1 और 1 0 इंक्लूड होता है, 1 एक्सक्लूड होता है ना। तो इसका मीनिंग ये तो 1 कभी बनता ही नहीं, यानी इसका x क्या हो गया? रियल नंबर। कुछ भी रखो ये 1 बनेगा नहीं, अगर ये 1 बनेगा नहीं तो मेरा डोमेन हमेशा रियल नंबर रहेगा। तो ये बताइए डोमेन समझ में आया? एक बार फिर बताऊं, ये 1 होता ही नहीं किसी भी x के लिए। तो किसी भी x का मतलब क्या होता है कि x इज एनी रियल नंबर, उसके लिए कभी भी ये 0 नहीं, ये 1 बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब आप रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ रेंज निकालना है। हाँ भाई मृदुल बताओ रेंज कैसे निकालेंगे? सर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना के स्प्लिट कर लेंगे। वेरी गुड। यानी कि हम इसको कौन से मेथड से करने वाले हैं? फंक्शन फॉर्मेशन। फंक्शन फॉर्मेशन मेथड। बस ये चीज होती है बेटा, जो फंक्शन में इसको समझता है। ये केवल रेंज निकालना आपको यहाँ काम नहीं आएगा, बहुत जगह रेंज निकालना काम आता है। रेंज का मतलब है कि आपने कैलकुलस सीख लिया, ये कहीं भी ऐसे ही बनेगा। तो इन्होंने मुझे फंक्शन फॉर्मेशन मेथड बताया, इन विच हम क्या करते हैं कि फंक्शन फॉर्मेशन मेथड में कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिसकी वैल्यू हमें नोन होती है और उसके हिसाब से पूरा फंक्शन बनाते हैं। तो हमेशा न्यूमिनेटर को बनाते हैं डिनोमिनेटर जैसा। तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले न्यूमिनेटर को बनाना है डिनोमिनेटर जैसा, एक बार फिर न्यूमिनेटर को बनाना है डिनोमिनेटर जैसा। एक माइनस से मल्टीप्लाई करा, क्यों? माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, 1 जोड़ा 1 घटाया, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। के सर ऐसा क्यों करा? इससे फायदा हुआ, जब आप इसे यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो माइनस यहाँ आएगा, तो ये 1 अपॉन क्या, ये तो शायद 1 ही बच जाएगा, क्यों भाई? है ना। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी इसके नीचे आएगा, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। सुनाई दिया? ये तो कट गया ना बेटा, दिस अपॉन दिस जाएगा जब, या काट के दिखाऊं? ठीक है यहाँ तक? यस सर। जी सर। ठीक है, फिर तो हम आ गए। अब देखो कभी भी याद रखना, फंक्शन फॉर्मेशन मेथड में पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक में वेरिएबल फंसा होगा तो आप कभी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में वेरिएबल फंसा है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल फंसा है, नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप इस लायक है कि उस वेरिएबल को केवल डिनोमिनेटर में ले पाए और बाकी रिमेनिंग पार्ट कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। लेकिन अगर डिनोमिनेटर पर ले जाते हो तो आप कर पाएंगे। तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां से आगे चला, तो बताइए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कि सर ये तो 0 से लेकर कहां तक होता है? 1 तक चलेगा। फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, पहले ये बनाऊंगा। लेकिन ये लिखने से पहले एक बात जो सोचना चाहिए कि एक बार डोमेन की तरफ जो झांके। सर डोमेन तो रियल नंबर थी, अगर डोमेन रियल नंबर थी तो 0 से 1 तक चला ही जाएगा। बल्कि मैं तो इतना कहूंगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ऐसा कर तो ये कहता है कि मैं 0 से 1 तक भी गया या 1 से 2 तक भी गया तो भी मुझे इसकी रेंज 0 से 1 एक ही बार ये तो मिली जाएगी बाई पे। समझ रहे? तो ये भी देख लेना जरूरी है कि 0 से 1 तक पहुंच भी पाओगे। तो अगर वो कहने लगे कि x तो आपका 1 से 2 तक नहीं है, 1 से हाफ तक है, और बच्चा रेंज लिख रहा है इसकी 0 से 1, तो गलत है। वो तो रेंज इतनी आएगी ना। अरे समझ गए? तो डोमेन की तरफ झांकना एक बार बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा हर पॉइंट को खोल के बोलता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कल भी करना सिखाया था। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये वाली इनइक्वालिटी इधर चली जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो विद साइन, और ये वाली इनइक्वालिटी इधर आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसमें इक्वल टू था, इधर आ गया। अब क्या रहेगा, क्या ऐड करना है इसके अंदर? 1। तो इस साइड मैंने 1 ऐड करा, लो जी डिनोमिनेटर फॉर्म हो गया। ठीक है, 1 ऐड करा तो 1 माइनस
फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हो गया 0 से लेके 1 तक। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है। हाँ जी, मृदुल बताएगा रेसिप्रोकल कैसे करते किसी भी नंबर का। सर पहले हम देखते हैं कि दोनों तरफ जो इनइक्वलिटी में लिखे हैं वो नंबर्स पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। चलो जी, तो इनकी बात से स्टार्ट करते हैं। केस 1 ये बताते हैं कि अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, कहीं पे 1/x लिखा मिला तो ये x निकालेंगे ऑब्वियसली। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, ये 2 है और ये 11 है, डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इधर नंबर ये छोटा मिलेगा और ये नंबर बड़ा मिलेगा। गलत तो नहीं बोले? अब इन्होंने इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि सर अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे, बोथ पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा बेटा x? सर 1/11 से 1/2। हाँ, इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ रख दो, क्योंकि बड़े वाले का रेसिप्रोकल छोटा बनेगा, छोटे वाले का रेसिप्रोकल बड़ा बनेगा, तो 1/2 बड़ा होगा। ये 0.5 है, ये तो कम आएगा, 0.0 लग जाएगा पहले, तो फिर 0.09 के आसपास जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये नंबर है केस 1 व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। अच्छा जी, व्हेन बोथ आर नेगेटिव वो बता देना बेटा। 1/x अगर आपका -1 या -5 से लेके -2 तक है, चलेगा? क्यों जी? या इसे Yes, sir. -4 लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कुछ बच्चों के मन की बात है जाएगी, वो पकड़ नहीं पाते -5 को। -4। हाँ जी, तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे मृदुल इसके अंदर? सर वही सेम तरीका। सेम तरीका के इसका रेसिप्रोकल किया है, इसी इक्वेशन को इधर उठा के लिया है -1/2 और उधर ले गए तो इसका भी रेसिप्रोकल किया -1/4, यानी x हो गया -0.5 से लेकर -0.25। नंबर लाइन पे जाके देखो, -0.5 अगर इधर आएगा तो 0.25 इधर ही जाएगा माइनस का। ठीक बोल रहा हूँ ना, ये नहीं? अरे समझ में आया? जी एकदम। तो तरीका ये हुआ कि आपने इसको इधर लाके रेसिप्रोकल करना है, इसको लाके इधर रेसिप्रोकल करना है, इसको इधर लाके रेसिप्रोकल करना है, इसको इधर। देखो ये मेन टूल्स है, जिस बच्चे को ये आता है वो क्वेश्चन कर पाएगा भाई। केस 3 की बात कर लेते हैं, वो बता दो मुझे ध्यान से। जब 1/x कहां से कहां तक हो, -2 से 2 ले लूं या 4 ले लूं? 4 लेते हैं ना। चलो, अब यहाँ गड़बड़ है, क्या करना पड़ेगा बताओ? सर क्योंकि 0 पे ब्रेक हो जाएगा ये फंक्शन, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल हो। x अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू निकाल लो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इसे ब्रेक कर लीजिए, -2 से लेके 0, और 0 इंक्लूड ही नहीं होगा, और 1/x का तेरी सॉरी 1/x, और 1/x 0 से लेके कहां तक? 4 तक। ठीक है, तो 0 तो इंक्लूड कभी नहीं होगा, चाहे ये दोनों इंक्लूड भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने 4 को इंक्लूड कर लिया क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इनके बीच में इन बिटवीन 0 आता है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए, तो डेफिनेटली 0 आएगा। तो पहले से ब्रेक कर लो, फिर वही कहानी कर दो चालू। अब ये दोनों नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 से जस्ट पहला नंबर जो होगा नेगेटिव ही होगा, तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर लो। और 0, क्योंकि ये 0 माइनस होगा इससे नंबर पहला, तो इसका -इंफिनिटी बनेगा बेटा। इसको इधर ले जाएंगे तो 1/0 माइनस होता है बेटा -इंफिनिटी, जरा याद कर लो। और 1/0 प्लस कितना होता है बेटा? +इंफिनिटी। 1/0 नॉट डिफाइन होता है, लेकिन 0 से जरा सा ही बड़ा नंबर लोगे। एक बार याद लाता हूँ, 0 प्लस का मतलब है 0 के बाद सबसे छोटा जो नंबर 0 से जस्ट आ गया। पॉइंट डेसिमल घटाओगे तो बहुत आगे 0 आएंगी, तो ये +इंफिनिटी हो जाएगा। और 0 माइनस का मतलब क्या है? 0 से जस्ट एक छोटा नंबर माइनस में, बहुत सारी 0 फिर 1, तो ये माइनस का बनेगा, तो ये इंफिनिटी बनेगा, वो -इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। एक्सक्लूड है तो एक्सक्लूड लगाया, यहाँ 4 है तो इसका रेसिप्रोकल इधर जाएगा, तो 1/4। इंक्लूड है तो इंक्लूड लगाया, लेकिन 0 तो कभी इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि इसी वजह से ब्रेक करना पड़ा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है। लेकिन अगर 0 से आगे है ना 1/x, तो 0 तो नहीं है ना, तो 0 से अगला नंबर जो होगा उसका रेसिप्रोकल +इंफिनिटी बनेगा, जो मैंने यहाँ लिख के दिखाया आपको। तो अब हम इसे याद कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो आपने इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखना है, और -इंफिनिटी से। और अगर 4 का जा रहा है तो 1/4 रेसिप्रोकल यहाँ लिखना है +इंफिनिटी तक। तो यानी पॉजिटिव तो 1/4 से इंफिनिटी जाएगा, और नेगेटिव -इंफिनिटी से -1/4 होगा। उस इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है ना, इसके बाहर चला जाएगा रेसिप्रोकल करने के बाद। तो ये तीनों केस आप याद रखेंगे, नोट कर लियो तो आगे चलो। जी सर। ये कैलकुलेशन के पार्ट है बेटा, हर बच्चों को। अच्छा, ईमानदारी से बताना कितने बच्चों को याद था ये? सर। और
एक ही आवाज आई बस, वही बच्चे वहां क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो शायद हम यहाँ चल रहे थे, मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ आए। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है ना, कर दो रेसिप्रोकल। दोनों तरफ पॉजिटिव है लेकिन 0 प्लस है, तो रेसिप्रोकल करा। इन इक्वेशन तो पलटनी है, पलटने का मतलब ये इधर जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है इत्तेफाक से, और ये एक्सक्लूड के साथ जाएगा तो 0 प्लस से स्टार्ट हो रहे तो प्लस इन्फिनिटी चलेगा, 0 से जस्ट आगे से स्टार्ट हो रहे तो 1/0 प्लस इज इन्फिनिटी। इसको यूज करना भी सीख लो। इतना पार्ट बन गया। फंक्शन फॉर्मेशन में क्या रह गया आप बेटा, बोलो। और इसका है क्या है बेटा, और फंक्शन में -1 तो बोलते क्यों नहीं, तो -1 और ऐड करते इस साइड। कांस्टेंट से तो कोई चक्कर ही नहीं पड़ता ना। तो देखो मैंने हर इन्फिनिटी में तो कुछ ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी। और ये सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, शायद फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस का बनेगा ना, प्लस का। हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन था शायद, यही हमारा एफ एक्स है भाई। तो रेंज भी मिल गया। तो ये रेंज हो गया आपका फ्रॉम 0 इंक्लूड टू इन्फिनिटी। तो थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। ये y की वैल्यू है, रेंज की वैल्यू है, यही वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की भी है। आई बात समझ में या नहीं बेटा? तो मेरी कोशिश है आज मैं ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा दूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नोट्स बनाते रहो, लिखने से याद होगा बेटा, बिना लिखे कभी याद नहीं होगा। और जैसे 3 केस आपको मृदुल ने समझाए याद दिलाएं, प्लीज इनके बिना नहीं जा पाओ कहीं भी। चल दूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो बेटा। काफी टाइम लगा दिया लेकिन मैंने सारी बातें इसमें बता दी, तो अब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। बेटा देखो ये सेम ही क्वेश्चन है और अब हमें इसे करना है। अब इसका देखो बेटा रेंज यहाँ लिखी भी हुई है, 0 to इन्फिनिटी दिख गई ना। अब ये क्वेश्चन आया आपके पास सॉल्व करने के लिए। तो ये ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन नहीं लिखा तो मैं बताता हूं कैसे करना चाहिए। देखो अगर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की तरफ से जाएंगे तो हम ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, जैसा भी सिखाया था। किस तरीके से कि x इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट ऑफ x इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट। एक बार जरा मन से बोलो, 2.6 लिखा है, 2 + 0.6, तो इंटीग्रल और फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 ही रहता है, इंक्लूडिंग 0 to एक्सक्लूडिंग 1। तो अगर हम इसकी बात करें तो कैसे सोचते हो उसको, शो बताओ मुझे कैसे करना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, क्या समझते हो बोलो। इसमें देखो मैंने आंसर निकाल के इसका बनाया था, आपको बताऊं क्या है इसका आंसर बेटा। 0 to इन्फिनिटी पहले का आया था ना, इसका आंसर है बेटा x is greater than solution of the नॉन इंटीग्रल नंबर greater than 5 आएगा इसका आंसर। देखना पीछे ये लिखा हुआ था, चेक करो मुझे एक बार, greater than 5, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्या करना चाहिए बताइए? मेरे हिसाब से मैं समझ रहा हूं अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स को क्या एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, बोलो ये बन जाएगा या नहीं? इसको लेफ्ट में ले आऊंगा तो रखूं? जी सर। शायद फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के बारे में बात बन जाए। एक्स स्क्वायर कुछ मत कहना भाई, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की तरफ क्वेश्चन को ले जा रहे हैं। फिर क्या लिखा, एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स पढ़ रहे थे हम और कुछ बात नहीं है, लेस देन 0। तो एक बार इस तरह से ट्राई कर सकते हो। एक बार ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स को एक तरीका और बताऊंगा, पहले इसको सीख लो। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जिसको, क्या बन गया बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, गलती ना कर दो बेटा, ध्यान से देखते हैं ना, क्योंकि मैथ्स में एक बार ऊपर स्टेप में मिस्टेक हो जाती है तो फिर नीचे संभालना मुश्किल है। ये तो अपने घर को गया भाई, ये भी गया, क्या भाई तो कुछ बचा ही ना, तो भाई बताना बचा कुछ, ये तो है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कितना आ गया 5 - x 1 - x इज लेस देन 0। अब यहाँ पे आपकी समझदारी काम करनी चाहिए। देखिए कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, वो 5 है, तो 5 - 6 हो गया। 5 - 6 सॉरी कोई भी दो नंबर्स का
प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना जरूरी है, चाहे पहले वाला नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए, या फिर ये पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव हो जाए। मैं ठीक बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। और यार फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की तो हम बहुत बुरी तरह नॉलेज है, ये तो नेगेटिव होता ही नहीं। जी ये सर। क्या होता है, ये क्या होता है कि सर 0 फ्रैक्शन से पार्ट 1। ऑफ एक्स तो 0 से 1 होता है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। तो ये तो कंफर्म है कि सर या तो ये 0 बनेगा, तो सर 0 तो ले नहीं सकता हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को, क्योंकि लेस देन 0 बनाना है। क्योंकि अगर मैंने इसे किसी केस में 0 ले लिया तो किसी पे भी मल्टीप्लाई करो ये 0 बन जाएगा, तो ये तो मैं ले नहीं सकता। तो फिर मैंने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के पास गया, उससे कहा नहीं भाई तू 0 से 1 तक रह भाई, हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट लेस देन 0 बनाना है, 0 कभी भी नहीं बनाना। तो ठीक है, जब ये वाली बात हो गई पक्की, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ के पास गए, उसने कहा जी मैं चलो 0 से 1 तक रहता हूँ। ठीक है, तो फिर बच्चा बोला कि सर 0 से 1 तक अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स रहेगा, ये तो मैंने मान लिया, आप ये बताओ उस केस में एक्स क्या होता है? तो एक्स तो उस केस में क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर माइनस इंटीजर। मेरे बच्चे इंटीजर पर फ्रैक्शन पार्ट 0 देता है, याद करो। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 भी 0 होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 भी 0 होगा। कर्व याद करो, इंटीजर पे डॉट आता है डार्क। यस सर। तो आपका ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जब 0 से 1 तक रहेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी कि रियल नंबर माइनस इंटीजर रहेगी। कि ठीक है, तो रियल नंबर माइनस इंटीजर क्या है? बल्कि रियल पॉजिटिव होना चाहिए ना, बोलो। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, फिर क्या होना चाहिए बोलो? सर, रियल नंबर माइनस रियल इंटीजर। नंबर माइनस। वेरी गुड। चलो अब उसको बाद में सोचेंगे, अभी पहले हमने देख लिया कि ये नंबर हमेशा क्या रहेगा मेरा, 0 से 1। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जी सर। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब श्योर ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा भाई? नेगेटिव। नेगेटिव। इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो लगा दो एक्स माइनस लेस देन 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स को राइट में ले गए, एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब आप बात कर रहे हैं एक्स 5 से बड़ा होना चाहिए, ये तो कन्फर्म है। एज वेल एज इसका भी ध्यान रखना है, इनटू है। ये कहता है एक्स कैसा होना चाहिए हमेशा? 0 से 1 के बीच में। नहीं, ये तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स है मेरे बच्चे। ओ सॉरी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है। उसके लिए एक्स क्या था? अरे यार फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इसके लिए सर रियल नंबर माइनस इंटीजर। रियल नंबर माइनस इंटीजर। इंटीजर ही तो हटाना पड़ेगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स 0 बनेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। यस सर। अदरवाइज तो 0 से 1 के बीच में होगा ना, दिख रहा है ना? भूल गए क्या? और ये कहता है कि आपको 5 से बड़ा भी रखना है, और इसका भी ध्यान रखना है कि ये आपका कभी भी 0 ना बने, तो यानी कि 0 से बड़ा बने, 0 से 1 तक बने। और 0 से 1 तक कब बनता है? जब रियल नंबर से क्या हटा दे हम? इंटीजर। तो मुझे शायद यहाँ से इंटीजर हटाने पड़ेंगे ना, 6 7 8 ये सब हटाने पड़ेंगे, नहीं हटाने पड़ेंगे बोलो? फिर एक और बार बता दीजिए ये पार्ट। भाई देखो, उन्होंने आंसर दिया एक्स ग्रेटर देन 5, ये दिया था ना पीछे आंसर, ग्रेटर देन 5। मैं कभी इतना आंसर पे नहीं जाता, मान लो मैं गलत भी कर रहा हूं तो मुझे गलती बताना। ये मैं दोबारा बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 कब बनता है मुझे होता है, कर बता रहा है कि सर 1 पे 2 पे एक्स की वैल्यू रखो, आपका फ्रैक्शन पार्ट -1 पे भी 0 बनेगा, -2 पे फ्रैक्शन पार्ट 0 बनेगा, इंटीजर्स पे 0 बनता है ना। और अगर ये 0 बन गया तो ये लेस देन 0 की जगह इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। तो वो वाले केस में सारे हटाने जो इक्वल टू 0 बने। तो मैंने कहा इंटीजर्स को हटा दो, उसी पे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 आता है, उसका हाइट 0 आता है। तो मैंने रियल नंबर में से इंटीजर हटा दिए कि ठीक है सर ये 0 ना बने, बिल्कुल नहीं बनने देंगे हम। रियल नंबर में से इंटीजर हटा देंगे, वो सारे नंबर रखेंगे, लेकिन रियल नंबर मतलब इंटीजर्स नहीं रखेंगे। सिंपल इंटीजर रखने की मना हो गई हमारी तरफ से, ये हमें इंटीजर, इसलिए रियल नंबर माइनस इंटीजर मैंने इसके बारे में सोचा। तब भी ये हमेशा 0 से बड़ा ही बनेगा और 1 तक ही बनेगा, तो यानी कि ये पॉजिटिव बनेगा पक्का। अगर ये पॉजिटिव बनेगा तो इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा, 5 - x को, तो नेगेटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना दिया। तो इससे भला x 5 से बड़ा, और ये दोनों बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए। दिस एंड दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 0, दिस एंड दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 0। तो सर ये तो आपका 0 से 1 तक ही बनेगा, तो पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं डोमेन की तरफ से देखूं तो आप ये कह रहे हैं कि आपका x 6 भी हो सकता है, और आपने अगर यहाँ 6 रख दिया तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा? 0 नहीं बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये इंटीजर हटना चाहिए ना,
तो ये इंटीजर हटने चाहिए ना, तो हमारा आंसर आना चाहिए कि x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग क्या इंटीजर 6, 7, 8, 9। ये बात समझ में, जबकि ये आंसर उस बुक में नहीं दे रखा, उसने आंसर क्या दे रखा है, ये 5 टू इन्फिनिटी। तो गलत है या नहीं? जी सर। चेक करके बताओ, सब बच्चे बैठे यहाँ पे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, क्या मैंने कोई गलती की है इसमें? उसने आंसर ये No, दे sir. रखा है, इसने बार बार आंसर देख रहा था। तो बुक्स भी गलत हो सकती हैं, आप खुद देखें। अगर यहाँ पे आप 6 रख देते हैं तो 6, 5 खुद सोचो, 5 ये तो हो जाएगा, देखो दूसरे क्लास से ये तो हो जाएगा 5 - 6, चलो नेगेटिव हो गया माना, लेकिन इसमें 5 रखने से क्या हो गया, ये 0, ये तो इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा? यस सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसलिए मैं बुक्स के आंसर पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, खुद करो, या तो क्वेश्चन नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या है, या होगा तो हम उसको आंसर खुद अपने हिसाब से देखें। क्लियरिटी आगे बेटा, नहीं बताओ? यस सर यस सर। चलो, यानी कि आपको देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट के में तुम अपने आप को डील करने लगे तरीके से, तो फिर कभी कोई डरने वाली बात ही ना होगी, कैलकुलस ही खत्म होगी, ये समझो। क्योंकि कंसेप्ट में कोई बड़ी बड़ी मारा मारी नहीं है, कैलकुलेशंस में मारा मारी है। अब देखो हम यहाँ से चलो तीनों ही क्वेश्चन उठा लें, फिर एक करके कर लेंगे, ठीक है? कई बार ये छोटे छोटे पार्ट एज ए क्वेश्चन हमने बना दिए, लेकिन ये क्या होता है, फंस जाते हैं जगह जगह। तो यहाँ पे डोमेन रेंज के बारे में बात करें तो कंपोजिशन 3 बार फंक्शन हो रहा है, नीचे वाला सबसे नीचे वाला 2 बार कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई नहीं है कि कॉस को फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हैं? तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम बात करें तो ये पहला पार्ट इसका, ये लिखा है ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का भी ग्रेटेस्ट। तो याद रखना, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जी एस की टर्म्स में लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, पता ही आपको या नहीं? जी सर। और इसके अंदर जो पहला वाला फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन जी है। तो जब आप डोमेन निकाल रहे होते हैं फंक्शन में, तो कोशिश करते हैं आप बाहर वाले फंक्शन से अंदर वाले की तरफ चले, ठीक है? बाहर से अंदर की तरफ चले। और जब आप रेंज निकालते हैं तो मर्दुल कहाँ से कहाँ चलते हैं? अंदर से बाहर। अंदर से बाहर, तो हम रेंज सही निकाल पाते हैं, नहीं तो हम अटकते हैं। मैंने कई क्वेश्चन कराए भी थे आपको, अगर याद हो तो, ध्यान आ रहे होंगे। तो अगर डोमेन की बात करूं तो मैं ग्रेटेस्ट पे पहुंचा, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन कैसा होता है कि सर ग्रेटेस्ट के अंदर तो डोमेन में कुछ भी रियल नंबर रखो, या नहीं? यही होता है, वो थोड़ा मना करता है किसी भी चीज को रखने पे। वो बात लगे कि वो आउटपुट इंटीजर देगा, तो मैं आउटपुट की बात नहीं कर रहा, ऑब्टेन्ड वैल्यू की बात नहीं कर रहा, इस पे इनपुट की बात करो। तो इनपुट तो कहता है कि कोई भी रियल नंबर दो, तो यानी cos x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, तो ठीक है सर वो रियल नंबर है, -1 to 1 है। वो कहाँ तक है मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने कहा कि cos x एक रियल नंबर होगा कि होगा सर, ठीक है। फिर cos से बात करी तो उसने कहा मैं खुद रियल नंबर इनपुट क्या ले सकता हूँ कि कोई भी रियल नंबर, यानी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या कहता है कि मैं वैसे हूं तो 0 से 1 तक, लेकिन मेरा इनपुट क्या है कि सर एनी रियल नंबर कुछ भी रखो। तो कुल मिला के फाइनली रियल नंबर इसका डोमेन बना है नहीं बना? आप खुद बताओ, इसके अंदर मैं कितना भी रख दूं ये 0 से 1 तक बनाएगा, और जब 0 से 1 तक ये बनाएगा तो उसके बाद कॉस क्या बनाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉस जो भी बनाए उसका ग्रेटेस्ट लेने पे वो एक इंटीजर बनेगा। तो क्या बनेगा, वो तो रेंज की बात होती है। इनपुट तो मैं इस फ्रैक्शन में कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं ना। अभी देखा था आपने, से ग्राफ रियल लाइन पे पीरियोडिक था, तो -∞ से ∞ तक जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं इसका डोमेन रियल नंबर वो था, रियल नंबर जो था बेटा, याद आया है नहीं? तो क्या रियल नंबर मान रहे हो उसकी डोमेन, या एक बार और एक्सप्लेन करूं, बताओ? एक बार और। एक बार सुनो फिर। ग्रेटेस्ट के एक्स की बात होती है, एक मिनट पूरे को एक्स बोलने लगो, तो आप मुझे बताओ इस एक्स के लिए क्या कह रहा है, सर कुछ भी रखो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस को कोई दिक्कत होती है? कॉस की वैल्यू -1 to 1 होती है कॉस थीटा की, लेकिन ये थीटा तो कोई भी रियल नंबर नहीं होता। क्यों रियल नंबर होता है? क्योंकि कॉस को नंबर लाइन पे बनाते हैं, रियल नंबर लाइन पे, तो -∞ से ∞ तक कुछ भी रखो इसके अंदर। तो ये भी कह रहा है कि कॉस थीटा में, अगर ये कॉस थीटा है, बिल्कुल कॉस लिखो इसको, तो ये थीटा तो एनी रियल नंबर है। फिर क्या थीटा तो नहीं था सर, ये तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स था, कि सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स था मान लिया,
तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स से पूछा कि मैं, वो तो बात अलग है कि मैं 0 से 1 तक वैल्यू देता हूँ, लेकिन मेरा इनपुट तो रियल नंबर है, देता क्या हूँ ये तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो क्या पूछा, डोमेन। तो डोमेन तो कोई भी रियल नंबर पुट होगी। यहाँ पे तुम 100 पुट करोगे तो 0 बना देगा, cos 0 1 हो जाएगा, 1 का ग्रेटेस्ट नीचे निकल जाएगा। यहाँ पे आप 1/100 पुट करोगे तो 1/100 का फ्रैक्शन पार्ट कितना बनेगा, 1/100 ही बनेगा। cos 1/100 की वैल्यू यहाँ cos कहीं 1/100 मिलेगा तो cos 1/100 भी निकलेगा। नेगेटिव रखो कुछ भी रखो, तो इसका डोमेन इस हिसाब से क्या बनता है, एनी रियल नंबर। अब अगर रेंज की बात करो, दोबारा से फंक्शन लिखो, क्या है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू क्या है बोलना, ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, यही है भाई। यस सर। अब अंदर से बाहर चलेंगे तो ये सोचो कि अगर केवल कॉस का फ्रैक्शन देखा तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स कहां से कहां तक होता है बेटा, 0 से 1 होता है। अगर मैं इसे कैपिटल एक्स मान लूं तो मेरा ये जो फंक्शन है, सॉरी क्या आ गया 1, हाँ, तो मेरा कॉस एक्स बन गया ये या नहीं। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि कॉस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, मैंने इसे कैपिटल एक्स मान लिया और कॉस एक्स का कर्व बना के देखूंगा, याद आ रहा है, कॉस का कर्व बनाऊंगा जब x 0 से 1, ये मेरी कैपिटल एक्स एक्सिस हो गई, तो मैं देखूंगा कॉस एक्स कहां से कहां तक वैल्यू देगा। तो वैल्यू का मतलब रेंज, कॉस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, तो मैं ग्राफिकली देख लूंगा उसको। तो ग्राफ से जल्दी कंपोजिट फंक्शन की रेंज दिखाई देती है। तो मैंने कॉस का कर्व तो खैर ऐसे बनता आगे तक, मैंने ज्यादा नहीं बनाया, पीछे भी नहीं बनाया, और 0 से लेके 1 यहाँ आएगा, और यहाँ पे π/2 होता है विच इज 1.57। रेडियन में चलते हैं बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं। तो अब मुझे बताइए इसने क्या दे दिया वैल्यू, कि सर 1 पे देगा ये cos 1, अरे समझ गए, x को 1 रखा तो cos 1 नहीं मिलेगा, जी ये सर। cos 1 तो ये चला गया, और 0 पे क्या मिलेगा बेटा आपको 1। अब आप देखिए 0 से 1 के बीच में अगर कैपिटल एक्स रहेगा तो कर्व कौन सा बनेगा, केवल ये वाला दिखाई दिया। जी तो सर। cos x की ये रेंज कहां से कहां तक दिखाई दी, y एक्सिस पे बताओ, y एक्सिस पे cos x की रेंज कहां से कहां तक दिखाई दी, यहाँ पे हाइट cos कितनी 1 से है, लेके cos cos 0 1 से 1 cos 1, वेरी गुड, cos 1 से 1 तक, यही तो मिला, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा यस है। सर। तो ये हमारा रेंज हो गया, यानी कि cos ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x डेफिनेटली, अगर y एक्सिस पे हम रेंज देखते हैं तो पहले बताओ छोटा नंबर तो cos 1 है, और cos 1 इंक्लूड है क्या, नहीं, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग ये भी ओपन बना। तो रेंज लिखते वक्त y एक्सिस पे नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, y एक्सिस पे नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, cos 1 से लेकर कहां तक, cos 1 तक, ठीक है। ओ सॉरी, cos 1 नहीं 1 तक, सॉरी, ये तो 1 ही आएगा इतना तो, अरे सुनाई दे गया नहीं। तो ये मेरा पूरा मिल गया, और इसका ग्रेटेस्ट कहां से कहां तक मिलेगा, अगर मुझे इसका ग्रेटेस्ट सोचना है तो सर तो बड़ा आसान है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या कहां से कहां तक आएगी, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेटेस्ट लगा हुआ है। तो cos 1 कैसा नंबर है बताओ, 1 से छोटा। 1 से छोटा ही है, तो 1 से छोटा नंबर है, चाहे ये 0.9 हो, चाहे 0.8 हो, चाहे 0.7 हो, मुझे फर्क पड़ रहा है। तो इसका ग्रेटेस्ट मुझे क्या मिलेगा, अगर 0 से 1 तक रहा, ये दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं, अगर ये cos 1 से लेकर कहां तक रहा, अरे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा यार, हे भगवान, cos 1 से 1 तक ही तो आपका रेंज। जी सर। तो cos 1 से 0 तक जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू पॉइंट समथिंग से लेकर 1 तक जाएगी, तो उसका ग्रेटेस्ट कितना मिलेगा, अरे मैं ब्रैकेट यहां से हटा दूं ना, इसका ग्रेटेस्ट कितना मिलेगा बोलो, सर 0 ही मिलेगा। 0 मिलेगा ना, यस सर। क्योंकि ये तो वैल्यू 1 से कम यानी 0.6 से लेकर 1 तक गई, तो इसका ग्रेटेस्ट एक इंटीजर मिलेगा, और जो कि एक ही बार मिल जाएगा इन सब नंबर्स के लिए, क्योंकि ये नंबर लगभग कुछ ही मान लो, आप ज्यादा मत सोचो कि 1 से छोटा होगा, 0.6 भी मान लिया, तो इसका ग्रेटेस्ट क्या निकालोगे, इन नंबर का जो भी नंबर रखोगे, ये चाहे दोनों ही इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है इसमें, क्यों भाई, नहीं सर, 1 तो इंक्लूड है यार, तो 0 से 1 तक अलग करना पड़ेगा ना आपको इसे, cos 1 से लेके 1 तक, तब तो इसका ग्रेटेस्ट क्या मिल गया, फिर ग्रेटेस्ट लगा दिया। अब इसका ग्रेटेस्ट क्या मिलेगा बताओ, सर इसका 0 मिलेगा। इसका तो 0 मिलेगा, वेरी गुड। और 1 पे क्या मिल जाएगा, जब cos फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 होगा तो इसका ग्रेटेस्ट क्या मिलेगा, 1।
1। तो रेंज में हमें क्या क्या नजर आया, केवल 2 इंटीजर, और डेफिनेटली यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइनली बाहर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से जो रेंज किसी भी नंबर का निकल के आएगा, एक इंटीजर निकल के आएगा, तो एक तो इंटीजर आया 0 और एक इंटीजर आया 1, तो रेंज में केवल 2 नंबर नजर आएंगे, एक 0 एक 1। जबकि एक्स की कोई भी रियल नंबर रखो, मैनी वन है नंबर या नहीं है? अरे मैनी वन फंक्शन है नहीं है? यस सर। अरे बहुत सारे नंबर्स पर आपको 0 वैल्यू मिलने वाली है, और बहुत सारे पे आपको क्या मिलने वाली है, 1। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो इसका कोडोमेन भी बता देगा तो आप ऑन टू के बारे में बता सकते हैं। तो डोमेन नेम से बहुत बढ़िया आइडिया क्लियर होता है हमें। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अब इसके अंदर क्या पार्ट था भाई, मुझे बताओ। इसमें अगला 10 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट, इसे ले लें। अब आप करोगे ट्राई या दोनों ही कर लें एक साथ? चलो डोमेन और रेंज निकालना है इसका, अब जल्दी से अब आप ट्राई करो। मैं जरा पानी पीता हूं। फाइंड डोमेन एंड रेंज। बेटा यही पढ़ाई है, कैलकुलेशन सीखना। हाँ जी, चलो एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। मैं पानी वानी पी लेता हूँ। बोलो बेटा। क्वेश्चन बी में लिखा है ग्रेटेस्ट ऑफ 10 ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। जब हम डोमेन निकालेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। फ्रैक्शन को देखा, वो सॉरी ग्रेटेस्ट को देखा, तो ग्रेटेस्ट क्या कहता है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर बन रहा ना, 1 कोई नंबर बन रहा ए या बी, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये एनी रियल नंबर, तो 10 तो वैसे भी रियल नंबर ही होता है, क्यों भाई? 10 का रेंज तो रियल नंबर होता है ना। अरे यार 10 ऐसे कर याद है? यस सर। ये बनता है, आप देखिए इसकी रेंज कर कहाँ दिखाई दे रही है, वाई एक्स पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिखाई दे रही है रेंज। बोलो वाई एक्स पे कितना Yes, कवर sir. कर रहा है कर हमारे, तो सर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें कि सर रेंज 10 का रियल नंबर, अगर हम इसे tan थीटा बोले तो रियल नंबर आपको देगा कि ठीक है सर, वो तो देगा, लेकिन थीटा कहाँ से कहाँ तक ये तो पता पड़े कि सर थीटा पे जब पहुंचे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो इससे पूछा भाई तेरी डोमेन क्या है, मैं फाइनली तब डोमेन लिख पाऊंगा, तो उसने कहा मैं तो रियल नंबर हूं, मुझे कुछ भी रख लो। नहीं समझे? tan जी थीटा सर। जरूर रियल बनेगा, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जितना बनेगा उसके हिसाब से वैल्यू 10 की बनेगी। लेकिन मुझे 10 की वैल्यू निकालनी, मुझे तो बताना 10 इनपुट क्या क्या ले सकता है, क्योंकि अभी मैं डोमेन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डोमेन ये कह रहा है कि भैया मैं फाइनली एक्स पे पहुंचा और ये एक्स कोई भी रियल नंबर इनपुट ले सकता है। उसके बाद ये चाहे एक फ्रैक्शन पार्ट बनाए जो कि 0 से 1 होगा, फिर चाहे उसकी 10 की वैल्यू कुछ भी बने, वो भी कुछ भी बने, उसके बाद ऊपर ग्रेटेस्ट लगे तो वो इंटीजर देगा इंटीजर आउटपुट की। या मैं ऑब्टेन रिजल्ट नहीं पूछ रहा, मैं तो इनपुट पूछ रहा हूँ, व्हाट इज इनपुट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज डोमेन। तो भैया वो तो ये कहता है एक्स को रियल नंबर रखिए आप, यहाँ पे कुछ भी रखो, फ्रैक्शन पार्ट आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू देगा जो कि 0 इनपुट से लेकर 1 तक जाएगी। उसके बाद उसकी 10 की वैल्यू कुछ ना कुछ बन जाएगी, इन्फिनिटी तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन 0 से 1 तक रहेगा। अगर आप x 0 से लेकर 1 तक रखेंगे तो उसका फ्रैक्शन क्या मिलेगा, π/2 है, तो इन्फिनिटी 90 तो नहीं आया, 90 पे तो नॉट डिफाइंड बनेगा, 90 तो बनेगा नहीं, 10 90 तक तो पहुंचोगे नहीं। तो इस समझदारी की बात है कि आपको 10 में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहने लगे सर आप इसके डोमेन में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले सकते क्योंकि कॉस 1090 बना देगा, तो 1090 बनेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ जो x बनाएगा उसके हिसाब से 10 को आगे वैल्यू मिलेगी। तो x इसका रियल नंबर होना चाहिए। अब अगर मैं इसकी डोमेन रेंज की बात करूं तो ग्रेटेस्ट ऑफ 10 ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा। हाँ भाई, अब मैं इस रेंज की बात करते हैं इसकी। तो रेंज निकालने के लिए आपको अंदर से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो पहले फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x देखा कि सर ये तो होता है 0 से लेके 1 तक, कि हाँ जी बिल्कुल आप x को रियल नंबर कुछ भी रखें, 0 से 1 तक देखा। अगर मैं इसे कैपिटल एक्स मान लूं, मैंने कंपोजिट फंक्शन के लिए हमेशा बताया, फिर 10 का ग्राफ बनाया आप 10 ऑफ x, क्योंकि 10x बन गया एक तरीके से, एक तरह से नया y ये मान लो इतने के लिए। तो आप बताइए 10x का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये बनेगा, दिखाई दे रहा है?
जी सर। अब बताइए 0 से लेके 1 के बीच में ही x की वैल्यू जा सकती है, कैपिटल X। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कर्व कितना दिखाई देगा बेटा आपको? केवल ये वाला। और इससे कॉरस्पॉन्डिंग रेंज कितनी आएगी सर? 1 पे तो जो वैल्यू मिलेगी वो तो मिलेगी ओपन, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, और 0 पे एक्सक्लूड। तो रेंज कहाँ पे दिखाई देगी? वाई एक्सिस पे, ठीक है ना? यस सर। रेंज ये वाला पोर्शन मिलेगा, ये एक्सक्लूड और ये इंक्लूड। तो 10x कहाँ से कहाँ तक आ गया बताओ? 0 से 10 1 तक। 0 से 10 0 से लेके 1 पे 10 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही समझे। 10 1 तक गया। अच्छा, तो ये वैल्यू जो x हमारा क्या था बेटा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x था, तो ये 10 ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो गया। तो एक तरह से देखा है तो फंक्शन फॉर्मेशन मेथड भी चल रहा है, पर इनटू आउट चल रहा है। क्या चल रहा है? इनटू आउट। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से 10x कहां से कहां तक पहुंचा बेटा? 0 से लेके 10 1 तक। अब सोचो कि 10 1 कहां से कहां तक होगा, तभी तो मैं उसका ग्रेटर सोच पाऊंगा। और क्योंकि एक बार 0 इंक्लूड है, तो 0 पे तो इसका ग्रेटेस्ट भी बनाना ना भी हमें ऊपर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो 10 1 सोचो। अच्छा ये बताओ, π/4 कितना होता है? 3.14/4। तो ये तो 1 से कम हो गया। यस तो सर, भाई 1 से कम है। तो π/4 तो यहाँ आ जाएगा शायद। यहाँ पे तो वैल्यू 1 मिल जाएगी। 10 की तो 1 तो आगे जाएगा। अच्छा, π/3 कितना बनता है भाई? सर π/3 आएगा 1 से ऊपर, हल्का ये सा 1 ऊपर। से बड़ा 1 पॉइंट समथिंग होगा या नहीं? यस सर। तो यानी कि ये वैल्यू 1 से बड़ी π/3 पे होगी। जो ये वैल्यू 1 है, इस पे जो 10 1 मिल रहा है, यानी कि जो 1 है वो π/4 से लेके π/3 तक है या नहीं? बात समझ में आ रही है? यानी कि सर जो इसके 1 बीच है में। वो इनके बीच में, तो यानी कि 10 1 भी इनके बीच में आएगा। 10 इस साइड ले लिया मैंने, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा तभी कर सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग को ध्यान रखना, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, इसलिए। तो 10 1 की वैल्यू कितने कितने किसके बीच में आएगी बेटा बोलो? इसी के अकॉर्डिंग 1 से लेकर कहां तक? √3 तक। तो इसका ग्रेटेस्ट कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो इसका मीनिंग हमें ये शायद 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़े यस सर। कि 10 फ्रैक्शन पार्ट, क्योंकि इंटीजर 2 बन गए ना, एक 0 से लेके 1 तक चले गए, क्योंकि ये नंबर तुमने कहा कि सर ये तो 1 से बड़ा ही है। तो एक बार तो 1 तक ब्रेक कर लिया, 10 1 तक, सॉरी नहीं 1 तक सॉरी। और इसमें कहा था जाएंगे आप 1 से लेकर इंक्लूड करके 10 1 तक। तो 10 1 तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 1 से √3 के बीच में होगा। ये 1.7 होता है 32। तो इसका ग्रेटेस्ट कितना मिला बेटा? ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इज कितना मिलेगा? 1 सर इसका 1। और मेरे बच्चे इसका ग्रेटेस्ट, क्योंकि फंक्शन के ऊपर ग्रेटेस्ट लगाना बेटा, इसका ग्रेटेस्ट कितना बनेगा? 0 0। तो हमें रेंज में केवल 2 वैल्यू नजर आएंगी, 0 और 1। आया समझ में रेंज? जी सर। y की वैल्यू। बढ़िया क्वेश्चन है नहीं बेटा? यस सर। तो पकड़ने वाली बात है, कुछ नहीं है। इतनी समझ पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रेटेस्ट लग रहा है, वैल्यू तो इंटीजर ही आनी है, इंटरवल तो आना ही नहीं। सबसे ऊपर फाइनली क्या नजर आ रहा है, तभी तो कह रहा हूं मैं अंदर से बाहर चलो, पहले अंदर का मालूम कर तू कहां से कहां तक है, और फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी। चल दूं आगे? जी सर। अब लास्ट देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन कौन सा था जो मैंने आपको दिया था? ये रहा 10 के ऊपर। तेरी ये का हो गई 10 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन। टेन के ऊपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है। कौन बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा बताओ? अब तो काफी कुछ करा दिया है फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट। कोई बच्चा चाहेगा डोमेन के बारे में? तो डोमेन के बारे में देखो, बाहर से फ्रैक्शन देखा तो कह रहा भाई मेरे अंदर तो कुछ भी नंबर रखा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब अंदर गए तो वो कुछ था नहीं, वो तो 10x था, कुछ भी नहीं था, 10 था। तो 10x की वैल्यू क्या डिफाइन कब नहीं होती कि सर 10x का कर्व बनता है मल्टीपल ऑफ π/2 का। हाँ, यहाँ पे जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आएंगे, ये कर्व बनता है ना 0 यहाँ π/2, क्योंकि 10x होता है, जो बच्चे नहीं जानते वो सीख लें, sin x अपॉन cos x। तो जहां पर cos x 0 बनेगा वहां प्रॉब्लम है। तो cos x 0 कब होता है, अब ये देख लेते हैं। cos x 0 होता है 1 π/2। यहाँ पर सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे 0 बनता है तो इसके सामने भी 0 बनेगा 3 π/2 पे।
फिर आगे 3 के बाद 4π/2 ये बनेगा 5π/2 होगा, 11th का कुछ याद आ रहा हो। 5 के बाद 6 और एक 7 ये बनेगा 7π/2, सब पढ़ाया था ऐसे। 8π/2, 9π/2। तो इन सब पे x की वैल्यूज के लिए क्या बनेगा, 10x 0 बन जाएगा। तो वो सारी वैल्यू क्या है, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। तो x सारे क्या हो गए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो आपका डोमेन बना कि x की वैल्यू कभी भी रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होनी चाहिए। ऐसे नेगेटिव भी होगा, अगर उल्टा चलेंगे तो -π/2, फिर -3π/2 क्लॉकवाइज चलेंगे तो -π/2 -3π/2। तो यानी कि और n आपका यहाँ पे इंटीजर, तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। और सब तो रियल नंबर जो बच्चे बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, क्योंकि 10 डिफाइन नहीं होगा π/2 पे। तो cos x का आप याद रखना, cos x कब 0 होता है, मैंने आपको खूब बताया, इस वर्टिकल लाइन पे cos x की वैल्यू 0 बनती है। तो वर्टिकल लाइन ये भी है π/2 पे भी, और किस पे 3π/2। फिर क्या बनेगा 5π/2, फिर क्या बनेगा 5 के बाद 7π/2, फिर क्या बनेगा 9π/2। 9π/2। मैंने लर्न कराया था, मैं ऐसे लर्न कराता हूँ। जैसे cos 0 यहाँ पे 1 बनेगा तो इधर +1 बनेगा, -1 बनेगा पक्का। अगर इधर +1 बन गया तो -1, अगर यहाँ 0 बना तो यहाँ -0, और -0 0 सेम होते हैं। तो जो वैल्यू ऊपर बनती है वो नीचे बनती है, माइनस टाइम्स करके। अगर यहाँ पे 1 बन रही है तो cos x की वैल्यू यहाँ -1, यानी cos 0 1। सोचो ना, cos 0 1, 0 पे भी 1 मिलेगा, फिर किस पे पाई पे -1 मिलेगा, फिर 2π पे 1 मिलेगा cos की वैल्यू, और 3π पे फिर क्या मिलेगा -1। तो ऐसे लर्न किया आज तक। 0 तो इधर -0 साइन के लिए होगा, तो cos के लिए होगा तो प्लस माइनस, एक तरफ प्लस मिलेगा तो सामने उसके माइनस, ऊपर +1 तो नीचे -1, इधर +1 तो लेफ्ट में -1 आ जाएगी। ये याद कर सकते हो, कॉस साइन आप देख ही लोगे। तो डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें, सर कंपोजिट फंक्शन है, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो अंदर से चलो, 10x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है कि सर -∞ to ∞। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा कि सर वो तो 0 से 1 ही है ना, तुम कुछ भी उखाड़ लो इसका। केवल 0 से 1 भी आया 10x तो भी वो तुम्हें 0 से 1 दे देगा, नहीं समझे? तो फ्रैक्शन पार्ट तो 0 से 1 ही आएगा जी सर। तो इसका रेंज क्या हो गया, फंक्शन फॉर्मेशन मेथड से भी कह सकते हैं 0 से लेके 1 तक। ठीक है, ये बात समझ में ही नहीं बेटा? जी सर। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने आपका ये क्वेश्चन भी कर दिया। अब और देख लेते एक आधा क्वेश्चन और। तो अभी देखिए क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है शायद जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन। देखो दिखाओ, ये भी जेई मेन का है, कल कराया था ना आपको ग्रेटेस्ट 2021 का दिख रहा है, मतलब तो नहीं बोल रहा, Yes, sir. 2020 दिख रहा है बेटा। जो चीज सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये भी कहीं आया हुआ है, हैज नो सॉल्यूशन वाला। तो एक काम करते जल्दी से 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है? और आप देखना कि आए में 21 और 20 में क्वेश्चन, जबरदस्ती बात तो करा ही नहीं रहा। मुझे मालूम है ना, ये तुम बहुत जगह रिफ्लेक्ट करेगा। आप हर चैप्टर में जाए खुल के गेम खेल सकेंगे, पर बल्लेबाजी पूरी होगी। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, यही होता है जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है ना बेटा, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू x होता है, ग्रेटर देन x-1 होता है हमेशा। आप कोई भी x रख लीजिए, एनी रियल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो अपने x से तो कम ही होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x से हमेशा कम ही आएगा। आप 2.5 ले, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनता है 2। आप 2.9 ले, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, मैं x को 2.9 ले लूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा ही रहेगा ना, और बराबर कब रहेगा, जब आप x को 2 रखेंगे। 2 रखा तो ये भी 2, ये भी 2, सुनाई दिया नहीं दिया? जी सर। और हमेशा x-1 से ग्रेटेस्ट की वैल्यू बड़ी होगी। अब ये बताओ, अगर ये 2.9 रखा तो इसमें से 1 घटाओगे तो 1.9 आएगा, और ये मिलेगा आपको 2। तो इससे एक कम से वो हमेशा ज्यादा ग्रेटेस्ट की वैल्यू, क्योंकि अगला इंटरवल कंजुगेटिव इंटीजर्स के आते वो वैल्यू छोटी हो जाती है ना। अरे यार, अगर 0 से 1 तक कोई नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिला ना। Yes, sir. जी सर। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई, ये यार -1 होना चाहिए, -1 मिला, लेकिन अगर आप यहाँ पहुंच गए तो उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 माइनस कम हो गई ना, -1 होगी ना, तो जो वैल्यू आ रही थी x की वो x से एक और कम हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, इससे इन वो लिमिट्स पे क्वेश्चन हुआ था जो सैंडविच थ्योरम से होता है सॉल्व,
वो हो पाता है। तो ये इक्वेशन बहुत काम की है। अब चलो छोड़ो इसको। अब ये सॉल्व करने के लिए 2020 में आया जेईई मेन में, बच्चे कहते हैं कि पेपर कैसा आता है, वो ऐसी कैलकुलेशन देते हैं। ये प्रॉपर्टी शायद आपको बताई थी, याद है? Yes. यस सर, यस सर। डिस्कस हुई है बेटा। -7 इक्वल टू 0। तो योर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, ये 4 बना और ये 3 -3, क्या फैक्टर हो रहे हैं? 2 1 जा 2, 3 1 जा सर 3 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो 3 और 1 बनेंगे ना, जी सर। और -1 शायद है। यस सर। तो पहले पार्ट से ग्रेटेस्ट एक्स कितना आ गया? -3, और दूसरे से ग्रेटेस्ट एक्स कितना आ गया? 1। तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -3 से लेकर कहां तक? -2 तक। ठीक बोल रहा हूं क्या? यस सर। ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या आएगी? 1 से लेके 2 तक। अरे यार कल तो डिस्कस हुआ है। तो एक्स की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गई। इसने क्या दे Yes, रखा sir. है? एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्ट नो इंटीग्रल इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया कि जी, एक्स की sir. वैल्यू बहुत सारी वैल्यू हो गई ना, इंटीग्रल भी आ गई -3, 1 इंटीग्रल भी, और अब इनके बीच में रेशनल नंबर भी है, तो केवल इंटीग्रल वैल्यू तो जरूर नहीं आएंगी। चलूं आगे, आपने नोट कर लिया जी होगा। सर। तो कई बार ये क्वेश्चन तो वो है, हम कुछ भी पढ़ के नहीं जाएंगे तब भी हमारे हो जाएंगे तो और इन्हीं को हम छोड़ के आने की कोशिश करते हैं, तो गलती है। अब जैसे मैंने तुम्हें जेईई मेन के लिए वो पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर था एक लास्ट में जो 11th का मैथमेटिकल रीजनिंग वाला, क्या था वो, याद आ रहा है? मैथमेटिकल रीजनिंग। हाँ, और तुम उसे ना करके जाओ तो तुम जिससे लल्लू कोई ना, एक क्वेश्चन फ्री का टपकना है, उसे भी ना करके जाओ तो कितनी बार करा लिया? सारे 21 20 18 12 सब का क्वेश्चन ही कराया था आपको, बताओ। Yes, sir. तो भैया उसे देख रहा, मैंने यूट्यूब पे वो पब्लिक भी कर रखा है वीडियो, अपना आराम से देख के पढ़ लो, क्योंकि उसी से तुम पढ़े उससे जल्दी पढ़ लोगे और अच्छा। अब ये क्वेश्चन बना है, पूरा ग्रेटेस्ट पे है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स ही होगा हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर। द डोमेन इसने इस तरीके से दे दी कि -∞ टू a यूनियन b टू c यूनियन 4 टू ∞, और a b c बड़े पक्का है, a से b बड़ा होगा, फिर b से अगला इंटरवल c जाएगा, तो इसलिए a पहला है, फिर b आया, फिर c आया। तो अब ये बताइए कि मुझे अगर ये क्वेश्चन करना है, इसकी डोमेन निकालनी है, तो डेफिनेटली जो रूट के अंदर वाला पार्ट होता है बेटा, वो हमेशा क्या बनता है? Greater than 0. गलत बोल गए। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, एंड साथ साथ जो मॉडुलस के अंदर वाला ये वाला है, ये नॉट इक्वल टू 0। ऊपर 0 बन सकता है रूट के अंदर, तो ऊपर रूट ए क्या बनता है? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अगर डिनोमिनेटर आ गया तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो इससे पता पड़ा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स एंड का मतलब साथ साथ ये भी होना चाहिए, एंड का मीनिंग ये है, इक्वल टू 3। अब मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है, तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी +-3 होगी या नहीं? नॉट इक्वल टू, अरे यार तो यार एक्स अगर 3 है तो एक्स की वैल्यू +-3 नहीं आएगी, चाहे 3 रख लो तो भी 3 बनाएगा, चाहे -3 रख लो तो भी 3 बनाएगा। ठीक है ना? नहीं जी सर। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और -3 नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन्हें हटा दूंगा मैं बाद में। या तो ऐसा सोचो, या फिर ऐसा सोचो कि अगर आपको ये पढ़ाया गया था, कल भी डिस्कस हुआ है इक्वेशन का कंसेप्ट, अगर x -2 और x -3 लिखा है प्रोडक्ट में ग्रेटर देन 0, तो कहाँ सॉल्यूशन आएगा बेटा? 2 और 3 के 2 और 3 के बाद। वापस आएगा। और अगर यही क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ x -3, तब भी सॉल्यूशन यही आएगा। अगर x -3 ऊपर हो जाए, x -2 नीचे, तो भी सॉल्यूशन ही आएगा। इन तीनों के लिए प्लीज याद कर लो, क्योंकि हमें तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव करना है। प्रोडक्ट तो अभी पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट तो अभी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो 11th का पार्ट है, हमने इन क्वेश्चन बहुत याद कराया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसकी बात करूंगा तो इससे मुझे अगर मैं इसे y बोल दूं थोड़ा आसान करने के लिए, तो शायद यहाँ से मुझे दिमाग में बात आती है कि अगर ऐसा लिखा है, चाहे ये प्रोडक्ट में हो चाहे डिवाइड में हो, तो इससे y की वैल्यू मिलनी चाहिए 2 और 3 के आउटसाइड। लेकिन 2 को तो इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि 0 बनेगा, 3 को इंक्लूड नहीं कर सकता। बात समझ में नहीं? जी सर। नहीं तो y 0 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली सॉल्यूशन मिला कि या तो y क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2, या होता है एंड हो नहीं सकता एक साथ, ये दोनों चीजें एक साथ थोड़ा हो जाएंगी। बस लास्ट क्वेश्चन है। या फिर y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। तो वो 3 वाली कहानी यहाँ से हट गई, क्योंकि मैंने नॉट इक्वल टू 3 के लिए निकाला था ना वो सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 3, तो मैंने यही ई पे इन्वॉल्व कर लिया। तो साथ साथ नोट करते रहे।
तो y क्या है हमारा बेटा, अभी दिखाया था आपको, y है ग्रेटेस्ट ऑफ x का मॉडुलस। तो ग्रेटेस्ट ऑफ x का मॉडुलस और ग्रेटेस्ट ऑफ x का मॉडुलस। अब केवल मॉडुलस की तरफ देखो, तो याद रखना 2-3 बातें कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन 2 लिखा है तो इसका मीनिंग x की वैल्यू -2 और 2 के बीच ही आएगी, ये भी याद करो। और अगर ये भी याद कर लो कि अगर मॉड x क्या लिखा है ग्रेटर देन 2 तो -2 और 2 के आउटसाइड आएगी। किसकी वैल्यू, x की, ये x की वैल्यू है बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो उसका मॉडुलस 2 से बड़ा ही आ जाएगा। चाहे -3 भी रखोगे तो क्या देगा, +3 देगा, तो वो भी 2 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 एग्जांपल याद करो इन इक्वेशन में, आप 11th में किए तो इसके अकॉर्डिंग लेस देन है, तो इसमें एक्स का काम कर रहा है मॉड ऑफ एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट GIF कर रहा है, तो ये हो जाएगा -2 से 2। और इसमें बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं तो 2 से बड़ा और -2 से छोटा, तो यहाँ के दिखाई देगा 3 आ गया, तो क्या मिलेगा बोलो, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -3 से छोटा और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स 3 से बड़ा। बड़ा। तो इनके सबके बीच में और है, क्योंकि या तो ये या ये दोनों बात तो एक साथ हो ही नहीं सकती, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, एक साथ थोड़ा जाएंगे दोनों, है ना, एक आदमी दोनों ही, लड़का भी लड़की भी, तो ये वाली बात हुई। हाँ जी, अब मुझे बताओ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लेस देन -3 होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, या ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 होगा, कल ये डिस्कस हुआ आपके साथ, याद दिलाऊं क्या, सोचो, -3 पे पहुंच जाओ सीधा। और क्योंकि लेस देन की बात करें पीछे, तो -4 -5 लिख लो जल्दी से, और ज्यादा इधर लिखना पड़ा तो -2, इससे ज्यादा कुछ मत करना। अगर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स 3 इससे छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, खुद बताओ। -3 से छोटी ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इंटीजर देगा, क्योंकि वो इंटीजर sir. क्या देगा, -4 देगा, -5 देगा एंड सो ऑन। तो क्या मिला इससे, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 कब मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -4 कब मिलेगा, जब नंबर यहां से आता हो, वो कब मिलेगा ना, अरे -3 से कम रखूंगा तो -4 मिल जाएगा ना, तो जी एक्स की sir. वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लेस देन -3 होनी चाहिए ना। अरे यहाँ पे कोई नंबर रखा तो -4 नहीं दे देगा। यस सर। हाँ, अब Yes, इसके sir. आओ, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या मिलेगा बोलो, 4 5 6, ये तो मिलेंगे। अब बताओ 4 वैल्यू कब मिलेगी ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की, 4 और 5, कि सर 4 तब मिलेगा जब आप 4.1 भी रख लें, या 4 से बड़ा कुछ भी रखें, या 4 भी रख लें, या नहीं, 4 पे भी तो मिल जाएगा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स 4। तो इससे एक्स क्या मिला, इंक्लूडिंग 4 से इंफिनिटी, चलेगा नहीं चलेगा, यस सर। जी सर। 2 आंसर आ गए। ये बेटा सोचने पे मिलेंगे, रटने थोड़ा है, पढ़ाए थे तुम सबको ये चीजें। अब यहाँ आ जाओ, इसमें से आधा पार्ट सोचो, केवल ग्रेटेस्ट एक्स लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 2 कब मिलेगा और इक्वल टू 2 कब मिलेगा, कि सर एक्स को आप 3 से छोटा रख लो, 2.9 रखो तो भी 2 मिल जाएगा, और उससे छोटा। अब -2 कब मिलेगा, सर -2 तो तब मिलेगा, -2 से बढ़ा लेने तो -2 -1 0 ये लेने, अरे -2 से बड़े तो ये मिलेंगे। और -2 कब मिलेगा आपको बोलो, -2 पे भी मिलेगा, इसके आगे कोई भी नंबर रखो तो भी मिलेगा। जी सर। तो क्या लिखूं बोलो, -2 से बड़ा चलेगा नहीं चलेगा, यस सर। -2 इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोला बताओ। यस सर। तो मेरे हिसाब से ये आ गया, तो एक आंसर ये दिखाई दिया, एक ये दिखाई दिया, एक जो मैंने रेक्टेंगल बना रखे, जरा इनको प्लॉट करें हमेशा लेफ्ट टू राइट एक नंबर लाइन पे। क्या बना, -2 से 3, हाँ गलत आ रहा है यार, अगला क्या है, अच्छा माइनस, एक मिनट रुकना, अच्छा ये -3 है, पीछे आएगा, मैं भी तो मैं डर गया, मैंने -3 तो आगे लिख लिया, ये -3 से लेस है, क्यों भाई यही है, यस ये सर। कितना था -2 से 3, -2 इंक्लूड और ये एक्सक्लूड, और ये -3 एक्सक्लूड था, ठीक है। अगला क्या है भाई, 4 से 4 4 क्या है, इंक्लूडिंग। 4 इंक्लूडिंग, और उसने हमें आंसर क्या दे रखा था भाई, सर ये वाला, -∞ ये वाला, ये जो ये दे रखा ना,
ये है। अब हिसाब लगा लेते हैं इसका क्या बन रहा है। आ जाओ, माइनस इन्फिनिटी टू ए, तो ये तो ए का काम कर रहा है। फिर बी टू सी, तो ये बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है, 4 का काम कर रहा है। समझ गए? और तुम देखो ए इंक्लूड नहीं है तो इसका भी ए इंक्लूड नहीं है। ए का काम कौन हो गया? -3। और यहाँ बी इंक्लूड है तो बी का काम कितना कौन कर रहा है? -2, और वो इंक्लूड भी है। और सी का काम कौन कर रहा है? 3 3, और जो कि इंक्लूड नहीं है। ठीक बात है, तो ए बी सी मिल गया। उसने हमसे वैल्यू क्या पूछी थी? a + b + c। ए को -3 -2 + 3। हाँ जी, क्या रिजल्ट आ गया? -2। इसमें ऑप्शन में इसमें जो होगा। तो बताइए, क्या ये क्वेश्चन किसी चैप्टर का है? तो ये तो फंक्शन का है सीधा सा, जिसके अंदर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जानते हैं कि वो इंटीजर वैल्यू देता है, लेकिन कैलकुलेशंस कैसे होनी है वो पता होनी चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इन इक्वेशन में आज आपने ये बात भी सीख ली कि अगर प्रोडक्ट हो या ये डिवाइड में लिखा हो तो वही सॉल्यूशन बनेगा ग्रेटर देन 0 के लिए, हमेशा क्या? आउटसाइड। ऐसी अगर x - 2 x - 3 लेस देन 0 लिखा है तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 2 और 3 के अंदर इनसाइड। साइड अब चाहे ये डिवाइड में ऐसे लिखा हो लेस देन में, चाहे डिवाइड में 3x - 3 ऊपर आ जाए, x - 2 ऊपर आ जाए, और दोनों में लेस देन, तीनों का सॉल्यूशन इसका 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 G2 से 3 ही आएगा। याद कर लिया? नहीं कर लिया? देखो, यस सर पढ़ते बहुत बार है, जैसे ही हम अप्लाई करना चालू करते हैं वो याद होता चला आता है। हमने सीख लिया अगर x - 2 x - 3 लेस देन 0 है तो उसका 2 और 3 के बीच आता है लेस देन में, ग्रेटर देन में आउटसाइड आता है। अब ये चाहे डिवाइड में ऊपर नीचे चले जाए p/q फॉर्म में तो भी 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर लेस देन और ग्रेटर देन तो आउटसाइड आएगा। सुनाई दे गया? नहीं दे गया बेटा? यस सर तो इन इक्वेशन की काफी बातें आपने सीखी, ग्रेटेस्ट को फ्रैक्शन को भी सीख गए हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन तो जेईई मेन का करा, ये भी जेईई मैंने कर लिया, और ये मैंने आपको वीडियो दे दी थी इसकी। ठीक है, इस वर्कशीट में ये बेटा x है। ठीक है, दैट इज x। मैं तुम्हें ये वर्कशीट सेंड कर दूंगा। ठीक है, और ऐसे ये वाला क्वेश्चन कर लेना, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। ये आपने कर लिया, शायद वीडियो देख रही। कितने बच्चों ने कर लिया बताएंगे? सर सर हो मैंने गया मेरा। सर नोट्स नहीं भेजा, भी भेज दूंगा बस क्लास के बाद। चलो ये अच्छी बात है, बना लिया तो बहुत बढ़िया बेटा।